हेलो ट्रू एस्पिरेंट, स्वागत है आपका इस बजट समरी में। तो बात करेंगे हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट की, थोड़ा सा थ्योरी भी समझेंगे ताकि जिन जो लोग पहली बार बजट देख रहे हैं और उन्हें अगर बजट का आइडिया नहीं है तो दे शुड गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीव की। तो ये ओवरऑल समरी है। तो बजट जो है बजट समरी का पेज है कि किस में क्या हुआ, एंड देन वी विल गो इनटू एनालिसिस एज वेल, अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि हाँ जो है किसका क्या मतलब है और उससे क्या इम्प्लीकेशन है। तो पहले नंबर्स देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं और फिर उसके इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीव्ड, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेवेन्यू रिसीव्ड के बारे में। तो रेवेन्यू रिसीव्ड का मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू द्वारा हमने कितनी कमाई करी है ना। रिसीव मतलब ये कमाई दर्शाता है। तो हमने 16,33,000 जो है 16,33,000 की कमाई करी है। ये सारे नंबर्स करोड़ में, तो मैं करोड़ नहीं बोलूँगा, राइट, मैं लाख बोलूँगा, आप समझ जाइए करोड़ में। तो ये 16 लाख करोड़ की कमाई रेवेन्यू रिसीव्स द्वारा है। और कैपिटल रिसीव्स द्वारा जो कमाई है वो है 18,75,000 की। तो 18 लाख और 16 लाख ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर आपको जो है लेमन टर्म्स में समझना हो तो कैपिटल रिसीप्ट आप ऐसे समझ रहे हैं कि अगर आपकी कोई एफडी है और उससे साल दर साल अगर कुछ पैसा आ रहा है तो दैट इज़ दी कैपिटल रिसीप्ट। इनफैक्ट लोन भी इसी में ही होता है। लोन भी जो है कैपिटल रिसीप्ट का ही पार्ट होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ ये कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट है। रेवेन्यू रिसीप्ट जो आप मंथली कमाते हैं, तो इस साल जो भी हमने कमाया, तो मान लीजिए आपकी सैलरी है तो इस साल आपने आपकी सैलरी पैकेज से लेट से अगर आपका जो है पैकेज लेट से 50,000 रुपये महीना है तो 6 लाख रुपए जो आप कमा रहे हैं साल में वो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट है जो आपने कमाया है इसी साल के काम से, इसी साल कमाया हुआ रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो जैसे कि एक साल का टैक्स रेवेन्यू, इस साल का नॉन टैक्स रेवेन्यू, दो ही मेन कंपोनेंट है, राइट। लेकिन जो है आपका दूसरा पार्ट है कैपिटल रिसीट, तो हो सकता है कि लोन पे हमको कुछ इंटरेस्ट आया हो, है ना, कुछ और मिसलेनियस भी हो सकते हैं, राइट, कहीं से डिविडेंड वगैरह भी आया हो। तो बोरोइंग्स कहीं से हमने खुद लोन ले लिया हो तो वो एक्चुअली फ्यूचर की कमाई हमने आज ले ली, तो ये भी इस साल की नहीं है, तो वो हो जाएगा कैपिटल रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों मिला के हमारी टोटल कमाई आ रही है 35 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें 16 लाख करोड़ जो है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट यानी हमने कमाया है इसी साल, और जो 18 लाख रुपए या ऑलमोस्ट 19 लाख कह सकते हैं, 18 लाख करोड़ जो है हमारा कैपिटल रिसीप्ट के द्वारा हो रहा है। अब हमारा खर्चा कितना है, हम बात कर रहे हैं सारे नंबर्स की 2020-21 यानी लास्ट ईयर के नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमने कमाया था रेवेन्यू रिसीप्ट उसी साल के हमारे कामों द्वारा, तो वो था 16 लाख करोड़, और जो कैपिटल रिसीप्ट द्वारा था वो था 18 लाख करोड़। टोटल कमाई 35 लाख करोड़, और हमारी कमाई टोटल आप एक्सपेंडिचर देखें तो टोटल खर्चा कितना किया है तो 35 लाख करोड़। तो बजट डेफिसिट जीरो है। अभी कैसे जीरो होता है, तो जो भी कमी पड़ रही थी वो सब हमने ले लिया लोन, राइट, लोन ले लिया। तो ये जो हमने लोन का नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका जो ये टोटल नंबर हो गया 18 लाख करोड़, राइट। तो ये लगभग आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो लोन ही है। हमें 18 लाख करोड़ कम पड़ रहा था खर्चे में, तो हमने 18 लाख करोड़ जो है यहाँ पे लोन ले लिया। यही जो नंबर है इसी नंबर को कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट, राइट। क्या आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, लेकिन आपका जो रेवेन्यू वगैरह से जो कमाई आ रही है, राइट, तो जो है नॉन डेट वाला जो है लोन हटा दीजिए, तो वो जो टोटल कमाई आ रही है वो लेट से समझ लीजिए कि जो है 60 रुपये है। तो जो 40 रुपये आप लोन लेंगे तो लोन यहाँ कैपिटल में जुड़ जाएगा 40 रुपये, तो टोटल ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये जो दोनों बराबर है ये दिखा रहा है कि ज़रूरत पूरी हो चुकी, बराबर हो चुका है, लेकिन हमें लोन लेना पड़ गया लगभग 18 करोड़ रुपए का, 18 लाख करोड़ का। इसी टर्म को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। पहले इसी डिफरेंस को बजट डेफिसिट कहा जाता है, बट वी रियलाइज कि जो है बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, जो ज़रूरत है इकॉनमी की हमें खर्चा करना चाहिए। तो फाइनली वी जो है केम अप विद दिस आइडिया कि जो भी बजट डेफिसिट है उतना आप लोन ले लीजिए, राइट, तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड। तो आपने उतना ही लोन ले लिया, 18 करोड़ का आपने लोन ले लिया, 18 लाख करोड़ का, और जितना खर्चे की ज़रूरत थी पूरा खर्चा हुआ है। हमने खर्चे में आनाकानी नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अगर हमने खर्चे में आनाकानी करी तो वो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। खैर, तो आइए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा कि रेवेन्यू रिसीव समझी, कैपिटल रिसीव समझी, और टोटल रिसीव 35, टोटल खर्चा 35, ठीक है।
और बात करते हैं जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना। फिस्कल डेफिसिट हमने समझ लिया। रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी इस साल की जो कमाई है, इस साल की कमाई है लेट से 1 लाख रुपए, लेकिन इस साल का जो रेवेन्यू रिसीव्ड है, राइट, तो रेवेन्यू रिसीव्ड एक्चुअली 1 लाख रुपए है, और जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी, है ना, तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है, जो इसी साल के काम करे हुए चीज़ों का खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उन्होंने इसी साल काम किया, आपको इसी साल पैसे देने। तो ऐसी चीज़ें जो आपने इसी साल इनकर करी हैं, खर्चा जो इनकर किया है, रनिंग कॉस्ट जो आप कह सकते हैं, रनिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल लेट से इस साल का था 1.5 लाख रुपए, तो इन दैट केस 50,000 का रेवेन्यू डेफिसिट है। कहने का मतलब कि घर की कमाई कम है और जो है घर का खर्चा ज़्यादा है, तो जो डेफिसिट है वही रेवेन्यू जो है रेवेन्यू डेफिसिट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो जो हमारा रनिंग कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है जो हमारी रनिंग इनकम है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाएगा इसको। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहा जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज कि जब रेवेन्यू डेफिसिट में से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि आपने कैपिटल एसेट क्रिएशन पे खर्च किया होगा, राइट। ये सिग्निफाई करता है कि देखो ये खर्चा इसके बिना भी काम चल सकता था, राइट। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है कैपिटल एसेट क्रिएशन में, तो हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, तो ये एक्चुअल खर्चा में गिनना नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे इस पार्ट को, और अब जो बचेगा वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो हमने लिया था कि 1 लाख रुपए कमाई है और 1.5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से मान लीजिए कि इस 1.5 लाख रुपए में से आप 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं सम कैपिटल क्रिएशन में बी, लेट से कोई एफडी कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। गलत एग्जाम्पल पूरी तरह से नहीं है, बट हाँ, है ना, रफली मान लीजिए कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा जो आपको आगे पैसा दे, तो एक्चुअल जो डेफिसिट है वो 25,000 का ही है ना। 25,000 आपने डिपॉजिट कर रखा है, या 25,000 किसी कैपिटल क्रिएशन में, है ना, किसी लेट से कोई मशीन खरीद ली जो आगे आपको पैसा देगी, ठीक है, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, जो कि अब कमी है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट रिलेटेड है आपके फिस्कल डेफिसिट से। कहने का मतलब टोटल खर्चे में, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो है इनकम था, जो हमें कम पड़ गया था और जो हमने लोन लिया था, है ना, इस लोन में काफ़ी पैसा चला जाएगा पिछले लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में, राइट। तो इफ़ेक्टिवली हमें ये पैसा इसलिए देना पड़ रहा है, हमें ये पैसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमने पहले लोन लिया था। तो हालांकि ये जो है गलत तरीका है देखने का, समझिए इस बात को कि फॉर एग्जांपल आपने जो है लोन लिया, लेट से आपको कमी पड़ गई 1 लाख रुपए की, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें 20,000 रुपये तो पिछले लोन, इस 1 लाख रुपए में 20,000 रुपये तो हमको पिछले जो है लोन का पैसा भरपाई करना है। इन दैट केस यू कैन नॉट से कि ये 80,000 ही प्राइमरी डेफिसिट है ना। गलत तरीका है देखने का, बिकॉज हम फिर लोन ले रहे हैं और फिर हमें इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पिछले सालों का फिस्कल डेफिसिट ही एक्यूमुलेट हो रहा है, जो पिछले सालों का जो हमने लोन ले रखा है वही एक्यूमुलेट हो रहा है और हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। बट फिर भी जो फॉर द सेक ऑफ आर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग एंड देन वी कैन से कि हाँ जो प्राइमरी डेफिसिट है दिस इज मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर, है ना। हम जो है पिछले सालों का जो है गलत काम किया हुआ, स्पेशली ये बात उठाती है जब कोई नई सरकार आती है तो कहती है कि नहीं हमने लोन नहीं लिया है, पिछली सरकारों ने लोन लिया हुआ था, उसका 20,000 हमें देना पड़ रहा है, हम तो खाली 80,000 ही मांग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो देयर दिस प्राइमरी डेफिसिट कॉन्सेप्ट जो है कम्स इनटू प्ले, राइट। तो फिलहाल तो हमने समझा कि जो है ये डेफिसिट्स भी हमने जाने, राइट। तो हाँ, तो रेवेन्यू डेफिसिट, तो जरा डेफिसिट के भी नंबर देखते हैं कि हाँ ये एक्चुअल डेफिसिट कितने हैं। तो फिस्कल डेफिसिट यानी हमें लोन कितना लोन लेना पड़ेगा, हमें 18 लाख का लोन लेना पड़ेगा, 18 लाख करोड़ का। रेवेन्यू डेफिसिट यानी इस साल के खर्चे से इस साल की कमाई कितनी कम है, 14 लाख करोड़ जो है हमको रेवेन्यू में भी कमी पड़ रही है। सिमिलरली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें, हम थोड़ी देर में पहले देख रहे थे कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कहने का मतलब कि जो है कुछ कैपिटल एसेट में भी आपने खर्च किया था, तो वो वाला पॉइंट अगर हटा दें तो इन दैट केस अगर आप देखिए तो 14 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़ ही एक्चुअली इफेक्टिव है, बाकी शायद 2-2.5 लाख या 1.5 लाख करोड़ आपने कहाँ खर्च कर दिए, कोई कैपिटल क्रिएशन में खर्च कर दिए हैं। सिमिलरली प्राइमरी डेफिसिट यानी पुराने लोन का अगर खर्चा हटा दो तो इस साल के खर्चे को भरपाई के लिए कितना लोन लिया जा रहा है, 11 लाख करोड़ का, राइट। यानी इस 18 लाख करोड़ में लगभग जो है 6.5 लाख करोड़ 6.5 लाख CR
पिछले सालों की जो हमारी जो है लोन हमने लिए हैं, पिछले सालों में जो हमने लोन लिए हैं उनकी भरपाई में खर्चा हो रहा है, राइट। तो प्राइमरी डेफिसिट अभी एक्चुअली जो ज़रूरत पड़ रही है इस साल के खर्चों के लिए वो 11 लाख करोड़ ही है, प्लस भाई पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा तो आप उसे देना पड़ेगा। नाउ तो हमें समझ में आया कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसको भरपाई करने के लिए हमको लोन लेना पड़ता है। तो आइए समझते हैं ये पैसा आता कहाँ से है, राइट। तो अभी तक हमने बेसिक बातें कर ली कि लोन उसमें क्या लिखा हुआ था, बट अब समझते हैं कि पैसा कम तो पड़ गया, बट अब ये पैसा आएगा कहाँ से। तो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट, आइए समझते हैं इस बात को कि कहाँ से पैसा आ रहा है। सबसे पहले पैसा जो आ रहा है ये आ रहा है आपका मार्केट बोरोइंग से। तो आप आरबीआई के थ्रू सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल बेचते हो, राइट, और वो आपको मेनली सारा पैसा दे रहा है। तो 12 लाख करोड़ आपका सीधे मार्केट बोरोइंग से है, यानी आपने सीधे, सरकार सीधे बोलेगी किसको, आरबीआई को बोलेगी कि पैसे का जुगाड़ करो, राइट। आरबीआई कहेगी कि नहीं, आरबीआई बैंक्स को बोलेगी कि नहीं हमारे ट्रेजरी बिल वगैरह आपको लेने पड़ेंगे, तो वो एसएलआर एंड जो है सीआरआर एंड ऑल है ना, तो कैश तो चलो हटा दो, लेकिन हाँ एसएलआर और सीआरआर एंड ऑल उसमें जो है ये जीसेक और टी बिल्स आरबीआई बेच देगा बैंक्स को, राइट, एंड ये पैसा दे देगा किसको, सरकार को। सिमिलरली जो है सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, जैसे कि पोस्ट बैंक की स्कीम्स हैं, जो है पीएफ एंड ऑल है, तो वहाँ से कुछ पैसा आ रहा है। तो कुछ आप मान लीजिए कि 4,83,000 अच्छा खासा अमाउंट है ये, है ना। 18 लाख में अगर 4 लाख 5 लाख रुपए आपके सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स आ रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज ह्यूज डिपेंडेंसी। सिमिलरली स्टेट प्रोविडेंट फंड से कुछ 18,000, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट। सिमिलरली जो है आपके कुछ और पब्लिक अकाउंट वगैरह से पैसे आ रहे हैं 13,000 करोड़। एक्सटर्नल डेप्ट, यानी आप डॉलर में किसी बाहर वाली कंपनी से, किसी बाहर के देश से एक्चुअली आप अगर पैसा उठा रहे हैं, तो 70,000 करोड़ हमने बाहर से भी पैसा उठाया है ताकि हम इस कमी को पूरा कर सकें, राइट। अगेन एक्सटर्नल डेप्ट इज नॉट अ गुड आइडिया, है ना। इट्स गुड टू कीप दिस नंबर वेरी वेरी लो, रीजन कि इसमें डिपेंडेंसी किसी बाहरी देश के ऊपर होती है, राइट। तो जो है जो पैसा आता है वो हमेशा शर्तों के साथ आता है। तो अगर एक ट्रेंड तुम ऑब्जर्व करो फिस्कल डेफिसिट का, अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल रियलाइज कि एज पर एफआरबीएम एक्ट हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करना चाहते हैं 3% डेफिसिट। इतना डेफिसिट चलेगा, है ना, इतना डेफिसिट इज लाइक मैनेजेबल एंड ऑल, राइट, जो है सही है। तो हम 3% अचीव करना चाहते हैं। तो 2010 में आप देखिए जब जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो एट दैट पॉइंट वी हैड अ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट, एंड फिस्कल डेफिसिट हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी में डिस्कस किया जाता है। तो हम 3% ऑफ जीडीपी मानते हैं कि हाँ इतना चलेगा, ठीक है। अब ये हम अचीव करने की कगार पे थे। देखो जो है ये गिरता जा रहा है, जैसे फिस्कल डेफिसिट, तो ये गिरता जा रहा है। हम 3.5 तक भी पहुंच गए थे 2017, 2018, 2017-18 3.5 भी पहुंच गए थे, 3.4 भी पहुंच गए थे। बट देन आपका ये लॉकडाउन का फेज आया, कोरोना ने आपको हमें यहाँ पे फिर हिट किया, एंड हम 9.2 पे आ गए, वापस 6.8, 6.9, 6.4 पे ट्रेंड कर रहे हैं। इट इज स्टिल हाई, बट द गुड पार्ट इज, रिलीविंग पार्ट इज कि हाँ ये नंबर थोड़ा कम हुआ है। तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड है। डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन दी होल एनालिसिस वाला पार्ट, राइट। ऑल्सो जैसे कि हमने कहा कि जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है डोमेस्टिक बोरोइंग पे, और दूसरा जो है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ये डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो डिपेंडेंसी है ये हमने देखा भी 4 लाख करोड़ समथिंग हमारा इस प्रोविडेंट फंड वगैरह से आ रहा है, जो लोग सेविंग कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ से पैसा उठाने के लिए सरकार यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत हाई रखती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट प्रोविडेंट फंड या नॉर्मल जो पीपीएफ वगैरह है उसमें जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह में आपको 8% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। अब बैंक्स पे दबदबा बन जाता है, बैंक्स पे आप समझ लीजिए कि प्रेशर बन जाता है कि दे विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑन एफडी। और अगर वो इंटरेस्ट ऑन एफडी प्रोवाइड करेंगे इससे कंपटीशन करने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट, लोन के परसेंटेज बढ़ जाएंगे, और फिर ये बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा, राइट, फिर ये ओवरऑल हर चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ वेरी गुड, वेरी हेल्दी साइन कि हमारी डिपेंडेंसी सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स पे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हेल्दी साइन ये है कि इतने लोग सेव कर रहे हैं और 4 लाख करोड़ जो है क्रिएट हो रहा है। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड पॉइंट कि लोग सेविंग कर रहे हैं, स्पेशली जो है इन इन्वेस्टमेंट से सेविंग कर रहे हैं, है ना। तो वो अच्छा है, ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए, स्पेशली इफ इट इज कमिंग फ्रॉम जो है लोअर सेक्शन और जो है लेसर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन, राइट। तो देन यू कैन से कि हाँ इट्स अ गुड थिंग। बट अदरवाइज डिपेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल डिपेंडेंसी जो है, राइट, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया।
एनीवे चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो जो है हमने बात करी कि जो है इस जो डिपेंडेंसी है ऑन ऑन स्मॉल सेविंग्स, दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओके तो एक और बात हम यहीं पे समझते हैं कि ये जो है जो पैसा आ रहा है ये और कहाँ से आ रहा है। तो जो डायरेक्ट टैक्स वगैरह टैक्सेस वगैरह की हम बात कर रहे थे तो वो समझते हैं। तो एक तो देखिए पैसा आ रहा है आपका कॉरपोरेशन टैक्स से विच इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, देन इनकम टैक्स, देन जो है एक जो नया कंट्रीब्यूटर निकल के आ रहा है जो बढ़ती तरफ दिख रहा है वो है जीएसटी, है राइट। तो ये पैसा आपका आ रहा है कॉरपोरेशन टैक्स से, आपका इनकम टैक्स से, राइट, कस्टम से, जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, प्लस जो भी कमी पड़ रही है हम लोग ले रहे हैं लोन। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं वापस आइए इस पे, हाँ तो हम बात कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट है और ये जो कैपिटल रिसीप्ट है यानी टोटल पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, तो हम इनका परसेंटेज देख रहे हैं बेसिकली, इनका और इनका जो है जो कंपोनेंट है उसका परसेंटेज देख रहे हैं। तो टोटल सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है ये देखिए। तो फिर से समझिए इसको कि टोटल पैसा जो आ रहा है, टोटल पैसा सरकार जो कमाएगी वो कमाएगी कॉरपोरेशन टैक्स द्वारा, है ना। टोटल रिसीप्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, राइट। दूसरा इन्हीं दोनों में जंग रहती है कि हाँ जो है ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होगा कि वो इनकम टैक्स जो है 15%। तो डायरेक्ट जो टैक्स है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर है सरकार के लिए, राइट। इसीलिए जनता सरकार कह भी रही है आपसे कि हाँ टैक्स जमा करिए। सिमिलरली जो एक्साइज ड्यूटी है ये भी 5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। कस्टम्स जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%। बट एक बड़ा प्लेयर जो क्रिएट हो रहा है वो है जीएसटी, 16%। अभी ये नया प्लेयर ये 2017 जो है में लॉन्च हुआ है, राइट। और ये 16% अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है नॉन डेट ये भी 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बाकी जो भी कमी पड़ रही तो 35%, हमारी कमाई में 35% कमी है वो आ रहा है लोन द्वारा, जो हमने अभी समझा कि वो लोन आता है जो है लोन आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, मार्केट बोरोइंग से और ऑल, है ना। तो वो लोन की बात करी हमने। तो फिलहाल तो अभी हमने जाना कि ये 2017 में एंट्री कर रहा है जीएसटी एंड हैज़ बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। अदरवाइज कॉर्पोरेट टैक्स वाज आल्सो लीडिंग, राइट, है ना। जो है कॉर्पोरेट टैक्स और अब तक इनकम टैक्स में जो है झगड़ा होता था, तो ये इनकम टैक्स है और उसके ऊपर जो बना है ब्लू वाला वो कॉर्पोरेट टैक्स है। तो टिल नाउ देवर फाइटिंग और कॉर्पोरेट टैक्स वाज ऑलवेज लीडिंग, बट नाउ यू सी कि हाँ ये जो जीएसटी आया है आपका, है ना, ये जो है ऑरेंज वाला पार्ट, ये एकदम से डोमिनेट करने लग गया। पहली बार हमको दिख रहा है कि हाँ कोई चीज़ जो है कोई कंपोनेंट कॉर्पोरेट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा वो निकल रहा है। नाउ अब इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। डेफिनेटली जो है द गुड पार्ट इज़ कि ये इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन दिखाता है कि हाँ इकोनॉमी अब और ज़्यादा फॉर्मल हो रही है, स्ट्रीमलाइंड हो रही है, स्ट्रक्चर्ड हो रही है, गुड आइडिया, अच्छा है। बट जीएसटी का ऊपर होना एक बात ये भी दिखाता है कि देखो जीएसटी जो है ना, दिस इज़ वेरी वेरी रिग्रेसिव। वाई बिकॉज जीएसटी का इम्पैक्ट उतना ही सेम इम्पैक्ट वो करेगी रिच पे भी और पुअर पे भी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। तो ये जो है कहीं ना कहीं रिग्रेसिव है। इनडायरेक्ट टैक्स का ऊपर होना थोड़ा रिग्रेसिव शो करता है। देखिए डायरेक्ट टैक्स वगैरह है वो स्लैब बेस्ड होता है कि आपकी इनकम के ऊपर बेस्ड होता है, बट जो जीएसटी है वो इनकम के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। कुछ हद तक उसे प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करी जाती है बाय क्रिएटिंग कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगाना है, बट एक प्रोडक्ट पे अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट लगा दिया तो देन इट इज सेम फॉर पुअर एंड रिच, सो दैट वे इट इज रिग्रेसिव। तो ये अच्छी न्यूज़ भी है इसका ऊपर होना, बुरी न्यूज़ भी है। बुरी न्यूज़ इसलिए बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ रिग्रेसिव टैक्स, और जो है अच्छी न्यूज़ इसलिए बिकॉज जो है आपकी इकॉनमी काफ़ी हद तक फॉर्मलाइज हो रही है, लोग जीएसटी पे कर रहे हैं एंड इट इज़ मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट। 16% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर जो है इतने कम टाइम में अगर ये बना है ना, तो दैट शोज़ कि हाँ ये सही डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में अच्छी शुरुआत हुई है। ओके तो जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखें तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा इंक्रीज दिखा है, 50% इंक्रीज, राइट। देन इनकम टैक्स कलेक्शन भी हमारा बढ़ा है 47% ओवर द लास्ट फिजिकल, है ना। तो दीज आर द गुड पॉइंट्स, आप अपने आंसर ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स का भी कलेक्शन बढ़ा है, 90% जो है हमें इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे।
एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है बट जो है ये क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से हमें ये जंप देखने को मिला है। रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम गिरे हैं बट सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ाकर इसको उतने ही प्राइस पे मेंटेन रखा है और टैक्सेस में जो है कमाई खूब हुई है। तो हमें जो एक्साइज ड्यूटी से कमाई दिख रही है डेफिनेटली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, है ना, जो डिक्रीज है ग्लोबल प्राइसेस में। सिमिलरली कस्टम का जो रेवेन्यू है वो भी डबल हुआ है बिकॉज ट्रेड हमारा इंप्रूव हुआ है। सिमिलरली CGST कलेक्शन जो है स्टडी है सिंस जो है अभी स्टडी है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इंप्रूव हुआ है। तो नॉन टैक्स